हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JPY एकेडमी। आज की इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी के अंतर्गत मानव श्वसन तंत्र का वर्णन पढ़ने वाले हैं। श्वसन तंत्र मनुष्य का एक प्रमुख अंग है। इन अंगों के माध्यम से O2 शरीर के अंदर जाती है तथा अपशिष्ट के रूप में CO2 बाहर हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग सहायक होते हैं। नासागुहा, ग्रसनी या फेरिंग्स, वायुकोश, स्वर तंत्र या लैरिंक्स, श्वास नली या ट्रेकिया, ब्रोनकाई, फेफड़ा, इसके अलावा डायफ्राम। डायफ्राम चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि इसी से रिलेटिव मैं वीडियो लाता रहता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नासा गुहा। सबसे पहले नासा गुहा के बारे में जान लेते हैं। तो नासा गुहा फिल्टर की तरह कार्य करती है। ये वायु को फिल्ट्रेशन करने का कार्य करती है, क्योंकि हवा में उपस्थित धूलकण एवं कीटाणु को जाने से नासिका रोकती है। क्यों रोकती है? क्योंकि इसके अंदर छोटे छोटे बाल एवं एक श्लेष्मा ग्रंथि पाई जाती है, जो धूलकण एवं कीटाणुओं को जाने से रोकता है। इसके बाद वायु प्रवेश करती है ग्रसनी में, अर्थात फेरिंग्स में। ग्रसनी या फेरिंग्स में जब वायु प्रवेश करती है, फेरिंग्स अर्थात नासा गुहा और मुख गुहा दोनों के स्थान जहां पर मिलती है उसी को हम फेरिंग्स कहते हैं, अर्थात ग्रसनी कहते हैं। आमतौर पर इसे गला भी कह सकते हैं। इसके बाद वायु प्रवेश करती है स्वर तंत्र अर्थात लैरिंग्स में। यहाँ इपिग्लोटिस एक प्रकार का ढक्कन होता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। यहाँ पर इपिग्लोटिस नामक एक प्रकार का ढक्कन होता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। इसके बाद वायु प्रवेश करती है श्वास नली अर्थात ट्रेकिया, और ट्रेकिया सी आकार के उपास्थियों से बना होता है। सी आकार के उपास्थियों से बना होता है ट्रेकिया, जिससे श्वास नली दबती नहीं है और यह वायु को फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य करती है। इसके बाद वायु पहुंचती है आगे फेफड़ा के पास। तो फेफड़ा से के पास से पहुंचने से पहले फेफड़ा दो भागों में बंट जाती है, जिन्हें हम ब्रोनकाई कहते हैं। और इनके बाद फेफड़ा में वायु जब पहुंचती है तो फेफड़ा में उपस्थित वायुकोश जिनमें बहुत सारे ब्लड का जाल बिछा रहता है, जो O2 के साथ मिलकर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचा दिया जाता है और पुनः कोशिका से आया हुआ अपशिष्ट CO2
डायफ्राम की मदद से नासिका द्वार होते हुए CO2 बाहर हो जाती है। ये डायफ्राम सांस लेने के क्रम में नीचे एवं सांस छोड़ने के क्रम में ऊपर हो जाती है। तो अतः हम कह सकते हैं कि सांस छोड़ने में डायफ्राम हमें मदद करती है। अब चलिए एक एक प्रमुख अंगों के बारे में एग्जाम में कैसे लिखना है उनको पढ़ते हैं। नासा गुहा। तो नासिका से शरीर के अंदर वायु जब प्रवेश करता है, नासिका से शरीर के अंदर जब वायु प्रवेश करती है तो नासिका में उपस्थित क्या होता है, म्यूकस एवं श्लेष्मा ग्रंथि। इनका काम क्या है कि धूलकण एवं कीटाणु को आने से रोकना। तो शरीर के अंदर जैसे ही वायु प्रवेश करती है तो इसके अंदर जो छोटे छोटे बाल होते हैं नासा गुहा के अंदर और श्लेष्मा ग्रंथि पाए जाते हैं, ये धूलकण एवं कीटाणु को क्या करता है, आने से रोकता है। अब अगला भाग है ग्रसनी या फेरिंग्स। तो ग्रसनी या फेरिंग्स जिस स्थान पर नासा गुहा तथा मुख गुहा मिलते हैं उसे क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। अर्थात नासा गुहा और मुख गुहा दोनों का जो स्थान है और जहां पर दोनों स्थान एक होते हैं उन जगहों को क्या कहते हैं, फेरिंग्स कहते हैं। अगला भाग है स्वर तंत्र। स्वर तंत्र अर्थात लैरिंग्स। तो ग्रसनी के भीतर भाग से निगल द्वार से पहले एक छिद्र होता है जिसे हम कंठ कहते हैं, यानी स्वर तंत्र का दूसरा नाम कंठ। यहीं पर एक एपिग्लोटिस नामक एक प्रकार का ढक्कन होता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। अर्थात स्वर तंत्र के पास ही एक एपिग्लोटिस नामक ढक्कन होता है जो भोजन को श्वास नली में जाने से रोकता है। अब अगला भाग है श्वास नली अर्थात ट्रेकिया। श्वास नली या ट्रेकिया यह लंबी नली जैसी संरचना होती है और किस आकार की होती है, तो सी आकार के छल्ले अर्थात उपास्थियों से बना होता है। क्यों बना होता है, क्योंकि श्वास नली इनसे दबती नहीं है और यह वायु को फेफड़े तक पहुंचाने का कार्य करती है। कौन, सांस नली अर्थात ट्रेकिया। इनकी लंबाई 11 सेंटीमीटर होती है। अब अगला भाग है ब्रोनकाई। ब्रोनकाई सांस नली को दो भागों में बांटती है। जहां सांस नली दो भागों में बंट जाती है उन स्थान को हम ब्रोनकाई कहते हैं और वहीं से अलग अलग फेफड़े में वायु पहुंच जाती है। फेफड़ा दो होते हैं। अब वायु कोश अर्थात अलवेली, यह फेफड़े के अंदर बैलून जैसी संरचना होती है जो गैसों का विनिमय करती है और वायुकोश की संख्या कितनी होती है, 3 गुना 10 पर 8 पावर। 3 गुना 10 पर 8 पावर वायुकोश की संख्या होती है। अब अंत में भाग है फेफड़ा। यह एक जोड़ा गुलाबी, हल्का गुलाबी कलर का होता है, स्पंजी और थैलीनुमा संरचना होती है। इसके अंदर कई वायुकोश होते हैं जिनसे गैस रक्त के साथ मिलकर
शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंच जाता है। इस प्रकार श्वसन की क्रिया संपन्न हो जाती है। मानव श्वसन तंत्र से रिलेटिव कुछ शॉर्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में 3 मार्क्स के पूछे जाते हैं, उनको अब हम देखते हैं। तो मनुष्य में CO2 एंड O2 का परिवहन कैसे होता है, अथवा इन्हीं क्वेश्चन को ऐसे कह सकते हैं, मनुष्य में गैसीय आदान प्रदान एवं परिवहन किस प्रकार होता है। तो मनुष्य में CO2 एंड O2 का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन नामक वर्णक की मदद से होता है। हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो RBC में, अर्थात लाल रक्त कण या रेड ब्लड सेल्स। यह वर्णक फेफड़ों के वायुकोश में उपस्थित वायु से O2 ग्रहण कर शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में विसरित कर देता है हीमोग्लोबिन की मदद से। पुनः उपापचय क्रिया के द्वारा शरीर में जब भोजन का पाचन होता है या एनर्जी तैयार होती है, तो उससे वो कहते हैं उपापचय। तो उपापचय की क्रिया के द्वारा CO2 गैस रक्त परिवहन के द्वारा फेफड़े तक पहुंचता है, जो फेफड़े के माध्यम से CO2 बाहर निकल जाता है। तो इस प्रकार से मनुष्य में CO2 एंड O2 का परिवहन होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्रिया में हीमोग्लोबिन की क्या भूमिका है। तो RBC में उपस्थित हीमोग्लोबिन शरीर के अंगों एवं ऊतकों में O2 पहुंचाता है एवं CO2 की अंगों से फेफड़ों में पहुंचाता है। अर्थात शरीर के विभिन्न ऊतकों में O2 को पहुंचाने का कार्य कौन करती है, तो हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का कार्य है शरीर के ऊतकों में O2 पहुंचाना। और हीमोग्लोबिन किस में पाया जाता है, तो रेड ब्लड सेल्स अर्थात RBC में। और पुनः इनका कार्य है CO2 की अंगों से फेफड़ों तक पहुंचाना। की के जगह को भी लिख सकते हैं आप। इसके बाद हीमोग्लोबिन O2 से अभिक्रिया करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। पुनः CO2 से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। तो इस प्रकार श्वसन क्रिया में हीमोग्लोबिन की भूमिका अहम होती है। अगला क्वेश्चन है, शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी से क्या परिणाम हो सकते हैं। अर्थात शरीर में हीमोग्लोबिन की जब कमी हो जाएगी तो उनका क्या परिणाम होगा। तो यदि शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो जाएगी तो शरीर के विभिन्न भागों में O2 नहीं पहुंच पाएगी। इसके परिणाम स्वरूप भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा तथा ऊर्जा का उत्पादन कम होगी। जब ऊर्जा का उत्पादन कम होगी तो शरीर क्या होगा, कमजोर हो जाएगा और व्यक्ति को थकान महसूस होने लगेगा। तो इस प्रकार से हीमोग्लोबिन कमी से हमारे शरीर में क्या क्या प्रक्रिया होती है, शरीर कमजोर हो जाती है, थकान महसूस होने लगती है, ऊर्जा का उत्पादन भी कम होने लगता है। किस स्थिति में, जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी। और हीमोग्लोबिन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है, गैसों के अधिकतम विनिमय के लिए कूपिकाएं किस प्रकार अभिकल्पित हैं। कूपिकाएं अर्थात वायुकोश किस प्रकार अभिकल्पित हैं। तो मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं और प्रत्येक फेफड़ा में लाखों कूपिकाएं होती है, अर्थात वायुकोश उपस्थित रहता है। तो वायु की उपस्थिति में कूपिकाएं अधिक स्थान घेरती है एवं
वायु की अनुपस्थिति में कम स्थान घेरती है। तो इस प्रकार गैसों का जो विनिमय होता है उनके लिए कूपिकाएं अभिकल्पित हैं। गैसों के विनिमय के लिए मानव फुसफुस में अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? फुसफुस का दूसरा नाम फेफड़ा है। अर्थात गैसों का अधिकतम विनिमय के लिए मानव फुसफुस अधिकतम क्षेत्रफल को कैसे अभिकल्पित किया जाता है? तो मानव फुसफुस में अर्थात फेफड़ा लंग्स में अनगिनत कूपिकाएं होती है। जब हम सांस लेते हैं तब हमारी फसलियां अर्थात रिब्स ऊपर उठती है, जिससे फेफड़ा का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। परिणाम स्वरूप श्वसन के दौरान वायु अंदर आकर फेफड़े अर्थात फुसफुस में भर जाता है, जिससे अधिकतम क्षेत्रफल अभिकल्पित हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, कीटों में किस प्रकार श्वसन होता है? तो कीटों में श्वसन के लिए विशेष अंग ट्रेकिया पाए जाते हैं, अर्थात श्वास नली। कीटों के शरीर में ट्रेकिया का जाल होता है, जिससे श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। कीट के रूप में जो ट्रेकिया से सांस श्वसन की क्रिया संपन्न करती है, तो जैसे कॉकरोच है, टिड्डा है, मक्खी है, ये सभी अपना श्वसन की प्रक्रिया ट्रेकिया के माध्यम से करती है। ये जितना भी है सब ट्रेकिया के माध्यम से अपना श्वसन की क्रिया संपन्न करती है। अब अगला क्वेश्चन है, मछली, मच्छर और मनुष्य का श्वसन अंग का नाम लिखे। तो मछली का श्वसन अंग गल्फर और मच्छर का श्वसन अंग श्वास नली अर्थात ट्रेकिया और केचुआ का श्वसन अंग त्वचा अर्थात स्किन और मनुष्य का श्वसन अंग फेफड़ा या लंग्स। अगला क्वेश्चन है, मछलियों में श्वसन किस प्रकार होता है? तो मछलियों में श्वसन क्लोम या गल्फर के द्वारा होता है। क्लोम या गल्फर के माध्यम से होता है। चूंकि मछली कैसी प्राणी है? तो जलीय प्राणी है और यह जल में घुला हुआ O2 को मछली गल्फर की सहायता से अवशोषित कर लेता है तथा जल के साथ CO2 को बाहर निकाल देती है। तो इस प्रकार से मछलियां जल में रहकर क्लोम या गल्फर के माध्यम से अपना श्वसन की प्रक्रिया क्या करती है? संपन्न करती है। अब अगला क्वेश्चन है कि केचुए में श्वसन की क्रिया किस प्रकार होती है? केचुए में श्वसन अर्थात त्वचा स्किन के द्वारा होती है। केचुए में श्वसन की प्रक्रिया त्वचा के द्वारा संपन्न होती है। त्वचा पतली एवं नमीयुक्त के कारण विसरण विधि द्वारा O2 प्रवेश करता है तथा CO2 बाहर निकल आता है। तो इस प्रकार केचुए में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, जंतुओं में O2 की अधिकतम मात्रा के अवशोषण के लिए श्वसन अंग की क्या विशेषताएं हैं? अर्थात ज्यादा से ज्यादा O2 हम ग्रहण करें, उनके लिए क्या अंगों की विशेषता होनी चाहिए? तो जंतुओं में श्वसन अंगों की विशेषताएं, पहला विशेषता है कि फेफड़े में अनगिनत कूपिकाएं होती है, जिससे O2 को अवशोषित करते समय फेफड़ा का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। और दूसरी विशेषता है, श्वसन अंग का सतह पतला एवं मुलायम रहने के कारण
O2 एवं CO2 का विसरण आसानी से हो जाता है। ये अंग लिखना होगा, और छूट गया, अंग होगा। ठीक है। अंग का सतह पतला एवं मुलायम रहने के कारण O2 एवं CO2 का विसरण आसानी से होता है। अगला क्वेश्चन है, श्वसन के लिए O2 प्राप्त करने के संदर्भ या दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार लाभप्रद है? तो जो जीव जल में रहते हैं, जल में घुलित O2 का उपयोग करते हैं। चूंकि जल में O2 की मात्रा कम होती है तथा वायु में O2 की मात्रा अधिक होती है, तो फलस्वरूप जलीय जीव में सांस लेने की दर अधिक होती है। क्योंकि जल में घुला हुआ ऑक्सीजन का उपयोग जलीय जीव करते हैं, इसलिए वह उनकी सांस की दर तेज होती है। लेकिन स्थलीय भागों में O2 की मात्रा अधिक होती है, इसलिए स्थलीय जीव जब वायुमंडल से O2 का उपयोग करते हैं तो इन जीवों का श्वसन अंग फेफड़ा होता है और स्थलीय जीव में सांस लेने की दर कम होती है। ये धीरे धीरे सांस लेती है, इसलिए जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव ज्यादा लाभप्रद होते हैं।